है, सारी बेसिक बात हमने कंप्लीट कर ली। दूसरी बात क्या है कि उसमें एक बात तुमको बताई थी कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का ही कैलकुलेशन सबसे मेन है, और जो कैलकुलेशन उसको हमने बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया था एनएलएम में। तो एनएलएम का पहला लेक्चर तो नहीं होगा, दूसरा तीसरा लेक्चर होगा, उनमें से कोई एक लेक्चर देखना जिनमें नॉर्मल की बात हुई हो, तो वो लेक्चर तुम अच्छे से कवर कर लो। नॉर्मल रिएक्शन वास्तविकता में क्या होता है वो टॉपिक तुम अच्छे से कवर कर लो, तब उसके बाद तुम यहाँ पे आना, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं, बेसिक सा। मान लेते हैं बॉडी का मास है 1 kg, फोर्स अप्लाई किया हमने, फॉर एग्जांपल हमने फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे 10 न्यूटन, ठीक है। या ऐसे मानो कि बॉडी का मास है 10 kg, फोर्स अप्लाई किया हमने 0 से बढ़ाते बढ़ाते फाइनली 100 न्यूटन, ठीक है। हमने फोर्स अप्लाई किया है, एफ का वैल्यू वेरी करना 0 to 100 न्यूटन, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा जब फोर्स अप्लाई किया हमने 10 न्यूटन, ठीक है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे तुम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, बोलो कितना आएगा। म्यू का वैल्यू हमने मान लिया 0.3 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, म्यू दो तरह का होता है, यहाँ पर हम दोनों बातें कर लेते हैं, एक म्यू एस, दूसरा म्यू के। म्यू एस क्या होता है 0.3 मान लिया, और म्यू के हमने 0.25। अब तुमसे पूछा जाए कि 100 न्यूटन अप्लाई फोर्स पर बॉडी में एक्सलेशन होगा नहीं होगा, तो सबसे पहले आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर लो। स्टैटिक वाला ही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो एफ एस बराबर क्या बना, म्यू एस एन इंटू एन, ठीक है। एफ एस बराबर क्या लिखे, म्यू एस कितना 0.3, और एन कितना होगा, बोलो 100, कितना आएगा 30 न्यूटन आएगा, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा 0.25 इंटू 100 बराबर कितना बना 25 न्यूटन, ठीक है। तुमको यहाँ पर हम डाटा वेरी करवा रहे हैं 0 से 100 न्यूटन तक, 100 ज़्यादा हो जाएगा, चलो हम इसको मान लेते हैं 40 न्यूटन तक, 40 न्यूटन, ठीक है। समझिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई टेबल है, ऐसे यहाँ पर हमने लिखा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पर मान लेते हैं काइनेटिक, ठीक है। ये वाला है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सुनते जाइए, यहाँ पर जो लिखा है उसको सुनते जाना। अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक एंड काइनेटिक, आखिरी में आया एक्सलेशन, ठीक है। तो चलो हमने मान लिया कि अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 30, अधिकतम कितना है 30। तो स्टैटिक कितने का जवाब देगा, क्योंकि बॉडी में जो मूवमेंट होगा आफ्टर दिस फोर्स मूवमेंट होगा, अप्लाइड फोर्स होगा उसका वैल्यू अगर 30 न्यूटन से अधिक है तो बॉडी में मूवमेंट आएगा। जो अप्लाइड फोर्स हमने माना, भी क्या माना है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन पर कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब नेट फोर्स कितना होगा 0। तो हमारा जो एफर्ट है उसको कैंसिल आउट किसने किया होगा, स्टैटिक ने। और स्टैटिक कितना आएगा 30 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक कितना होगा यहाँ पे 0, ठीक है। अभी बात हम बताएंगे 0 क्यों है। एक्सीलरेशन कितना होगा 0। अब जैसे मान लो अप्लाइड फोर्स के वैल्यू हमने कर दिया 20 न्यूटन,
स्टैटिक कितना रहेगा 20, काइनेटिक कितना रहेगा 0, एक्सीलरेशन कितना होगा 0। चलो तुमने इसको फाइनली 35 कर लिया, 35 न्यूटन। अब तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये होगा 35, ठीक है, अप्लाइड 35। स्टैटिक कितना हमारे पास है, चलो हम इसको 30 मान लेते हैं, अभी 30 मान लेते हैं इसको 30। स्टैटिक कितना रहेगा बोलो, स्टैटिक रहेगा 30, ये कितना रहेगा 0, ये कितना रहेगा 0। अब समझना, जैसे हमने मान लिया कि अप्लाइड फोर्स हमने अप्लाई किया 32 न्यूटन, ठीक है 32। स्टैटिक का अधिकतम मान कितना है 30, बट स्टैटिक तब तक होगा, ये बात अब यहाँ समझना तुम, स्टैटिक तब तक होगा जब तक बॉडी, स्टैटिक का मतलब बॉडी रुकी हुई है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक फ्रेम में रहेगा जब तक बॉडी रुकी है। जैसे बॉडी मूवमेंट आ गया तो वहाँ पर स्टैटिक खत्म होकर क्या आ जाएगा काइनेटिक। तो अब इसको हम यहाँ पर कंसीडर ना करके हम किसको कंसीडर करेंगे, काइनेटिक वाले को। काइनेटिक कितना देखो 25, ये तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक बॉडी रेस्ट पर है। जैसे बॉडी मूवमेंट हुआ, बॉडी मूवमेंट होते ही स्टैटिक वाला अपनी वैल्यू कम करके काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू पहले बढ़ाता गया, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक गया जब अप्लाइड फोर्स बढ़ा। जैसे ही अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से या स्टैटिक फ्रिक्शन से एक्सीड किया तो फ्रिक्शन फोर्स हल्की से अपनी वैल्यू क्या किया, डिक्रीज कर लिया। और डिक्रीज करने के बाद समझना ये 25 ही रहेगा। अब बताओ 32 माइनस 25 कितना बना, 7 बनेगा। नेट फोर्स बनेगा 7 बनेगा, और एक्सीलरेशन कितना होगा बोलो, नेट फोर्स बाई मास। नेट फोर्स कितना बना 32 माइनस 25 दैट इज 7 बाई मास कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब हमने मान लिया, देखो बॉडी मूवमेंट आ गया, तुम फोर्स अब कम कर लो, फोर्स तुम 30 कर लो। अब इस 30 पर चूंकि बॉडी एक बार मूव कर चुकी है, जब मोशन में आ चुकी बॉडी तो वहाँ पर अब क्या आएगा, केवल और केवल काइनेटिक, स्टैटिक यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इस 30 पर बॉडी क्या होगी, चलेगी। इस 30 पर बॉडी क्या थी, पहले रुकी हुई, लेकिन अब इस 30 पर क्या होगी, बॉडी चलेगी। अब देखो ये 25 रहा, अप्लाइड फोर्स कितना है 30 माइनस 25 कितना हुआ 5 बटे 10 मतलब 0.5। एक्सीलरेशन कितना बना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम इसको 40 कर लो, इसका कोई रोल यहाँ पे अब नहीं रहेगा, काइनेटिक वाला 25 ही रहने का है। 40 और 25 कितना बना 15 बाई 10 मतलब कितना बना 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम ये बात देखो, स्टैटिक वाला अपनी वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले गया, लिमिटिंग तक, ठीक है, अधिकतम वैल्यू तक ले गया। जब स्टैटिक था तब काइनेटिक का कोई रोल नहीं था, जब एक बार काइनेटिक फ्रेम में आ गया तो स्टैटिक अपनी जगह से गायब हो गया, ठीक है। स्टैटिक तब तक दिखा बॉडी पर जब तक बॉडी क्या थी, एट रेस्ट। जैसे बॉडी मोशन में आई तो वहाँ पर स्टैटिक खत्म होकर क्या आ गया, काइनेटिक। समझ में आ रही बात। अब तुम देखो काइनेटिक का वैल्यू क्या बढ़ रहा, काइनेटिक 25, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो 10, 20, 30, ठीक है। इनके बीच में बहुत सारी वैल्यू होंगी, 10 के बाद मान लो 11 है, 12 है, 13 है, ऐसे बहुत सारी वैल्यू होंगी, लेकिन उन सभी वैल्यू पर इधर जो अप्लाइड फोर्स होगा बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू है ना अपनी 0 से 30 तक बढ़ाएगा, लेकिन जैसे एक बार ये 25 हुआ, 25 का मतलब ये कॉन्स्टेंट हो गया। समझ में आई बात। तो अभी इसको बेसिस मान करके तुम्हें एक ग्राफ खींचना है। जैसे ग्राफ ये होता है कि हमें अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में ग्राफ खींचना है। ये ग्राफ जनरली बच्चा रटता है, और तुम इस पूरी कहानी को समझने के बाद तब ग्राफ इसको देखना था, ठीक है। इधर मान लो है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और इस साइड है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स 0 होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बोलो 0। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से।
तो जैसे जैसे तुम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू बढ़ाता है, लेकिन कौन सा बढ़ाएगा? स्टैटिक वाला। ठीक है, स्टैटिक वाला अपनी वैल्यू बढ़ाते 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 कहाँ तक ले गया? अपने अधिकतम वैल्यू। और जो अधिकतम वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स का, उसको हमने क्या लिखा यहाँ पर? म्यू एस एन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट करेस्पॉन्ड किया अप्लाइड फोर्स इक्वल टू म्यू एस एन। जैसे तुमने इससे आगे फोर्स की बात की कि जो म्यू एस एन है ये गायब हो गया, चूंकि यहाँ पर बॉडी चलने की टेंडेंसी पर आ चुकी थी। जैसे तुमने हल्का सा फोर्स एक्सीड किया तो जो म्यू एस एन है किस में कन्वर्ट हो गया? म्यू के एन में। तो हल्का सा नीचे ग्राफ आएगा और नीचे आकर के थोड़े देखना, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है अपनी वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर एक छोटा सा कर्व आता है। ठीक है, ऐसे कर्व आएगा, एक कर्व ऐसे आएगा और आने के बाद देखो कर्व कैसा है, ये कर्व आया, उसके बाद थोड़ी वैल्यू कम हुई, कम होने के बाद क्या होगा? म्यू के एन में कोई चेंज नहीं है, वो क्या हो गया? कांस्टेंट। ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये एंगल जो बनता है एग्जैक्ट क्या बन जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि इधर एक अप्लाई करेंगे, इधर एक आएगा, इधर दो, इधर दो। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर परपेंडिकुलर 2 है, बेस भी 2 है, टेन थीटा क्या बन गया? थीटा क्या बन गया? बोलो 45। ठीक है, ठीक ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है पैरेलल टू अप्लाइड फोर्स एक्सिस, ये किसके बराबर होगा? ये देखो थोड़ा सा हम इसको ऊपर बनाते हैं, ये होगा म्यू एस एन, और नीचे वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल में है इसको हम कहेंगे म्यू के एन। ठीक है, बात तुम पहले जानते हो कि म्यू के जो होता है ना, म्यू एस से कम होता है। तो ये पूरी कहानी हो गई कि मान लो किसी बॉडी पर हम फोर्स 0 से अप्लाई करना शुरू करें तो उसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे, ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सेलेरेशन कैसे आएगा, म्यू एस क्या होता है, म्यू के क्या होता है, सारी बात हमने छोटे से तरीके से समझा दी। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो, कहीं पर डाउट है तो कमेंट करके बताओ। ओके, देख लिया होगा इसको। इसमें आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो है ना बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रॉब्लम होती हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत हाई फाई लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, बस हमने जो बच्चे थोड़ा सा है ना बेसिक नहीं होता ना उनका, तो उनके लिए हमने ये क्वेश्चन उठाया था। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में जाके समझते। क्वेश्चन बेसिक सही है। ठीक है, तुम ये मान चलो कि तुमको जो भी पता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा। तुमने चैप्टर पढ़ भी रखा होगा, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन क्या वास्तव में पहले होने चाहिए थे, पहले भी थे, लेकिन आपने इनको देखा नहीं। ये देखने के लिए आपको किसी ने वो चीज़ चश्मा पहनाया नहीं कि ऐसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो अब जैसे मान लें बॉडी यहाँ ज़मीन पे रखी है, ठीक है, ग्राउंड पे रखी है। अगर अप्लाइड फोर्स 0 है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 0। क्वेश्चन ये हमारा, यदि अप्लाइड फोर्स का मान, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू एक्सीड किया जाए, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू एक्सीड किया जाए तो सरफेस के द्वारा बॉडी पर लगने वाले
फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि यदि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू एक्सीड किया जाए 0 से, तो सरफेस के द्वारा बॉडी पर लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तुम इससे पहले ये बात जान चुके हो कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो नॉर्मल पर डिपेंड करता है, और उससे पहले भी तुम ये बात जान चुके हो कि जो नॉर्मल होता है वो किसका फोर्स होता है, बॉडी का सरफेस पे या सरफेस का बॉडी पे? बोलो। ये पहले से तुम जानते हो, ये बात हमने आपको पहले बताई थी कि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस का बॉडी पर फोर्स होता है, नॉर्मल सरफेस का बॉडी पर फोर्स होता है। अब तुम आज देखो, जैसे फ्रिक्शन फोर्स पिछले क्लास में तुमने देखा था, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वास्तविकता में ये दो सरफेस के पैरेलल होता है, दो सरफेस के पैरेलल। अब एक की जो डायरेक्शन हम पहले जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स अगर हमने अप्लाइड फोर्स राइट हैंड साइड अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, बोलो, लेफ्ट हैंड साइड। ये फ्रिक्शन फोर्स किसका है? ये फ्रिक्शन फोर्स किसका है जो पीछे लग रहा है बॉडी पे? ये सरफेस का बॉडी पे। क्यों? क्योंकि बॉडी, ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पर बॉडी रखी गई है, ये सरफेस कभी नहीं चाहेगा कि बॉडी से अलग हो। तो सरफेस ही क्या करेगा, इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगाएगा, पीछे। जितना अट्रैक्शन, जितना प्यार सरफेस का बॉडी पर था, उतना ही प्यार, उतना अट्रैक्शन बॉडी का सरफेस पे। तो सरफेस ही कभी नहीं चाहेगा कि बॉडी इससे अलग हो, तो क्या करेगा, सरफेस एक जनरेट किया फ्रिक्शन फोर्स जो कि कहाँ पर लग रहा, पीछे। और फ्रिक्शन फोर्स पीछे इसलिए लग रहा कि ये सरफेस, ये जो बॉडी सरफेस से अलग ना हो। अब बॉडी चुप थोड़ी ना बैठेगी, बॉडी क्या कहेगी कि तुमने अगर हम पर अट्रैक्शन दिखाया तो हम भी तुम पर अट्रैक्शन दिखाएंगे, हम भी तुमको अपने साथ लेके जाना चाहेंगे। तो सरफेस अगर बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाया, इसलिए लगाया कि बॉडी से अलग ना हो, तो बॉडी क्या करेगी, सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगाएगी, आगे। ठीक है, यहाँ पर दो फ्रिक्शन आएंगे हमेशा। ठीक है, बात अलग है, अभी यहाँ पर हमने ग्राउंड फ्रेम मान लिया, तो ग्राउंड फ्रेम को हम बॉडी के साथ नहीं चिपका सकते। ठीक है, और ऐसे मतलब ये बात तुम प्रैक्टिकली जाके सोचो कि अगर ये बॉडी का मास बहुत कम है और ये हमने क्या किया कि एक हैवी बॉडी से इसको चिपका दिया है, तो और हम छोटी बॉडी खींचे हैं, तो छोटी बॉडी अपने साथ बड़ी बॉडी को ले जाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ड्यू टू ह्यूज मास ये कोशिश किया, लेकिन इसको अपने साथ लेके नहीं जा पाएगी क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। ग्रेविटी कुछ चीज़ होती ना, ग्रेविटी क्या करेगा, खींचेगा। समझ में आ रही बात? तो फाइनली ये हुआ कि ये जो फोर्स है किसका है, सरफेस का बॉडी पे। अगर हम देखें सरफेस को थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके, तो सरफेस को ऐसा लग रहा कि ब्लॉक ने आगे प्यार दिखा करके फ्रिक्शन फोर्स आगे की दिशा में ऐसे लगा दिया होगा। ये फ्रिक्शन किसका है, बॉडी का सरफेस पे। ये फ्रिक्शन किसका है, सरफेस का बॉडी पे। तुम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो बॉडी पर देखो क्या क्या लग रहा, बॉडी का मास m है, बॉडी सरफेस पर कितना फोर्स लगाई होगी, mg, बदले में सरफेस कितना बॉडी पर फोर्स लगाया होगा, नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल जो फोर्स होता है वास्तविकता में क्या होता है, सरफेस का बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स। तो उससे पहले बॉडी ने सरफेस पर फोर्स अप्लाई किया होगा, तभी इस एक्शन का रिएक्शन। बात अलग, हमने ये बात आपको पहले बताई थी पहली क्लास में कि जो mg होता है इसका रिएक्शन नॉर्मल नहीं होता क्योंकि इन दोनों का नेचर डिफरेंट होता है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हम n = mg मान लेते हैं। अब तुम देखो, जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा, पीछे। ये फ्रिक्शन फोर्स किसने बनाया, सरफेस ने ब्लॉक पे, क्योंकि सरफेस नहीं चाहता, जो नहीं चाहता वो क्या करेगा, उसको पीछे खींचेगा। अगर ये सरफेस चाहता कि जाओ तुम हमसे अलग हो जाओ, तो सरफेस क्या करता है, इसको आगे धक्का देता। बट सरफेस नहीं चाहता कि ब्लॉक इससे अलग हो, तो फाइनली क्या करेगा, सरफेस इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ बनाएगा, पीछे। और बदले में मास, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक क्या करेगा,
उतना ही प्यार दिखा करके इसको आगे धक्का देना चाहेगा, ताकि अगर ये गलती से मूव कर गया ब्लॉक तो अपनी पूरी कोशिश करके ब्लॉक क्या करेगा, इसको आगे मूव करवाना चाहेगा। ठीक है, अगर ये एक्शन था तो ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये नेचर वाइज सेम है तो इनको हम एक्शन और रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब तुम देखो ये जो फ्रिक्शन है, इस वाले फ्रिक्शन को हमने क्या कहा, फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। ये फ्रिक्शन किसका, ये फ्रिक्शन किसका है, फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। ठीक है, तो सरफेस के यहाँ पर दो फोर्स हैं, बॉडी पर सरफेस के दो फोर्स, एक नॉर्मल दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इतना ही, ऐसा नहीं कि सरफेस पर फोर्स कुछ अलग लग रहे होंगे, सरफेस पर राइट हैंड साइड फोर्स एक लग रहा और एक नीचे mg लग रहा। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तुम ये बताओ सरफेस का बॉडी पर लगने वाला कुल फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स का परिणामी। ठीक है, सरफेस का कुल जो परिणामी फोर्स है, रिजल्टिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का हमने मान लिया s। ठीक है, ये एंगल हमने मान लिया अल्फा, ये एंगल अल्फा। ठीक है, तो पहले तुमसे पूछे कि एंगल कितना होगा, ये f है तो ये भी कितना हो जाएगा f। ठीक है, तुम क्या लिखोगे, tan अल्फा, देखो ये अल्फा इसके सामने परपेंडिकुलर, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये परपेंडिकुलर क्या बन गया बेस, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना नॉर्मल। तुम ये बात पहले जानते हो कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है। एन से एन खत्म करो, tan अल्फा बराबर कितना बन गया म्यू। अब तुमसे इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस बात पर डिपेंड किया। तो जो अल्फा हमने यहाँ पे बनाया ना, इस अल्फा को कहा जाता है हिंदी में एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक, घर्षण कोण इसको कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, नीट में ऐसे पूछ सकता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन नेट फोर्स exerted by the surface on the block and normal reaction. It is the angle between net force exerted by the surface on the block and normal reaction. इस सरफेस का कुल जो फोर्स बना है एस और नॉर्मल, इनके बीच का एंगल होता है। ठीक है, चलिए बात क्लियर हुई। अब तुम ये बताओ कि जो एस है वो एफ और एन का परिणामी, चूंकि एस क्या है, सरफेस का कुल फोर्स, और एक कुल फोर्स किस पर डिपेंड किया, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो अल्फा क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तुम्हें इस निकालना है, इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम फोर्स exerted by the surface on the block, force exerted by the surface on the block। अब तुम ये देखो, जो S है वो एक फोर्स एक दो फोर्स का रिजल्ट है, दो फोर्स का रिजल्ट है, एक तो नॉर्मल दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। ये नॉर्मल क्या एक तरह से सरफेस का बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स, ये F क्या है, सरफेस का बॉडी पर, बॉडी का सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स। तो फाइनली देखो इस बराबर क्या लिखोगे तुम, 90 डिग्री पर दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, √a² प्लस b²। तो क्या लिखें बोलो, इस बराबर n² प्लस फ्रिक्शन फोर्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। सरफेस का बॉडी पर जो रिजल्टिंग फोर्स होता है, जब फ्रिक्शन आ चुका है तब n² प्लस f²। ठीक है, अब जैसे मान लो सरफेस स्मूथ है, फॉर स्मूथ सरफेस, फॉर स्मूथ सरफेस,
म्यू बराबर पहली बात क्या लिखोगे, स्मूथ वर्ड ऐड होगा, मतलब वहाँ पर म्यू बराबर क्या लिखोगे, 0। म्यू 0 होने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, बोलो 0। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखे यहाँ पे, 0। एस बराबर किसके होगा, एन के, और उस केस में जो एन होगा ठीक एम जी के बराबर। अगर ये वाली केस है, ये वाला केस है, तो एन इक्वल टू क्या होगा, एम जी के बराबर, ठीक है। और एन इक्वल टू हमेशा एम जी होगा, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर ब्लॉक ऐसे रखा है, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, है ना, कुछ गजने टाइप बच्चे होंगे, नॉर्मल के बारे में बताया बट भूल गया होंगे, ठीक है। मास एम, नीचे फोर्स कितना, एम जी, ठीक है। बॉडी यहाँ पर चाहे चले चाहे रुकी रहे, नॉर्मल पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। नॉर्मल कितना होगा, एम जी के बराबर, बिकॉज सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ठीक है। अब तुम ये बताओ, ये हमारा फार्मूला है, एस इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। कोई भी केस होगा जहाँ पर हमसे पूछा जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, फार्मूला है। अब इस केस में आपको इसको अप्लाई करना है, ये जो केस हमारे पास इसमें हमें अप्लाई करना है। तुम 1 मिनट सोचो कि अगर हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब क्या, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, ठीक है। तुम 1 मिनट का समय लो और सोच के बताओ इस पर। चलिए सोच लिया, क्या आंसर आया आपका। ऑन इंक्रीजिंग दिस अप्लाइड फोर्स व्हाट विल बी चेंज ऑन नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। तो ऑप्शन जैसे हमने मान लिया, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, एस बढ़ेगा, एस घटेगा, और ये लिख लेते हैं कि एस पहले बढ़ेगा फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन लिख लेते हैं, पहले कांस्टेंट रहेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए बेसिक्स हम लोग इसको समझते हैं। जैसे हमने आपको ये बताया कि अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 0 है, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 0 है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 0। फ्रिक्शन है, अगर बॉडी पर अप्लाइड फोर्स नहीं है तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 0। इस बराबर कितना होगा, एन के, और एन बराबर कितना होगा इस केस का, एम जी। अब तुम ये बताओ कि हम जैसे अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या करेगा, अपनी वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि एस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एफ का एक वैल्यू डिसाइड हो जाएगा, उस वैल्यू के बियॉन्ड एफ अपना वैल्यू नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। तो एफ का जो अधिकतम मान है उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बताओ कि एक तो आंसर तुमको क्लियर हुआ कि इस बढ़ेगी, लेकिन इस बढ़ता ही रहेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अप्लाइड फोर्स बढ़ाने के बाद इन तो पहले से ही कांस्टेंट है इस केस का, इस एफ पर ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। बॉडी रुकी तब भी एम जी होगा, बॉडी चलेगी तब भी एन बराबर क्या होगा, एम जी होगा। फर्क पड़ेगा एफ पर, ठीक है। तो एफ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, अपने अधिकतम मान, उसके बाद फिर कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जो आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे, एस पहले बढ़ेगा फिर कैसा हो जाएगा, बोलो कांस्टेंट, ठीक है। कैसा हो जाएगा फिर ये, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए केस हो गया। तो आंसर इसमें क्या टिक करोगे, पहले बढ़ेगा फिर कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। एक बेहतरीन न्यूमेरिकल था, एक छोटा सा तरीका था जिसको आपने पूरी कहानी इसकी लिख ली। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है इसके बारे में तुम लिख लेना, इट इज़ द एंगल बिटवीन नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन। इट इज़ द एंगल बिटवीन नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन। और सरफेस का जो फोर्स होता है नेट, उसका वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल केवल एक बार डिसाइड हो गया, ठीक है। अब बॉडी मूव करे चाहे ना करे, नॉर्मल पर कोई चेंज नहीं आएगा, बचा हमारे पास एफ, ठीक है। ये इसी प्लेन की बात हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन की। बाकी इंक्लाइन प्लेन की बात आएगी तो नॉर्मल वहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। तो बेसिक सा जो फार्मूला फिलहाल ये कह सकते हैं कि सरफेस का बॉडी पर लगने वाला कुल फोर्स होगा इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से, इसमें हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना।
चलिए इसको देख लिया, इसमें कहीं पर डाउट हो तो कमेंट करके बताना। बट आप जो स्टार्टिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं क्लास उनको 100% कवर करो, ठीक है। स्टार्टिंग की ही क्लास होती ना जो सही मायने में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तुम आखिरी में जा कर के मूवी देखोगे, तुमको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तुमको स्टार्टिंग से हर एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। मूवी देखने में ज़रा सा भी तुम कोताही नहीं करते कि जैसे तुम देख रहे थे 2 मिनट, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि तुम पानी पीने चले गए, अब मूवी 2 मिनट चली आगे निकल गई, ठीक है। लड़कियां जो होती हैं वो सास बहू का झगड़ा हो गया, फिर मतलब जो है सास भी कभी बहुत ही ऐसे मतलब कुछ धारावाहिक चल रहे हैं, ठीक है। अब 2 मिनट पता चला कि टॉपिक आगे बढ़ गया, तो उसको क्या करेंगे, वापस आके देखेंगे। हालांकि उसमें ऐसे कुछ सीन होते हैं जैसे मान लो कोई मैडम सीढ़ी से गिर रही है, भाई साहब जब तक गिरती है ना तब तक तुम चाय बना करके पी सकते हो, नहा के भी आ सकते हो। और भाई साहब पता चला कि मतलब यहाँ पर खड़े हैं और सामने बिल्कुल 10 कदम दूरी पर मैडम जो सीढ़ी से नीचे गिर रही है, भाई साहब वो दौड़ाते हुए दिखाते हैं, ऐसा लगता है पूरी पृथ्वी चक्कर काट के आ रहे हैं, तब तक वो मैडम के पास नहीं पहुँचते, ठीक है। तो वो एक अलग कहानी हो गई, ठीक है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। आपको हर एक बात को अच्छे से समझना है। ये तो बात होगी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। सरफेस बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो बात हो गई, ठीक है। चलिए टॉपिक को बेसिक से हम थोड़ा थोड़ा हौले हौले आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आया, बस थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा क्वेश्चन का डिफरेंट। जैसे मान लो ये एक सरफेस है और ये सरफेस ऐसा है कि ये ऐसा कुछ सरफेस है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक हमने रख दिया, ये ब्लॉक हमने रख दिया। आप ये जो ऊपर वाला ये वाला इसको फिक्स रखो, नीचे वाला सरफेस को फिक्स हो, और ऊपर वाले को हम ऐसे मूव करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम इसको मूव करवा रहे हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा फिगर बना होगा, थोड़ा फील करना। अभी ये सरफेस है, ये वाला थोड़ा मूविंग है और ये वाला फिक्स है मासे में। यहाँ पर भी हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। तुमसे पूछा जाए सरफेस रफ भी है, सरफेस यहाँ पर कैसा रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, तुमसे पूछा जाए कि नॉर्मल कितना होगा, mg के बराबर का होगा, ठीक है, बिल्कुल सही, mg के बराबर होगा। क्वेश्चन में दिक्कत तब आई जब हमने कहा कि इस वाले प्लेटफॉर्म को हम ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद फिगर ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा ब्लॉक यहाँ पर सरफेस पे रखा हुआ है। अब अगर हम किसी बच्चे से पूछे बताओ हमने इसको हल्का सा ऊपर उठाया, ये ब्लॉक नीचे आएगा या रुका रहेगा, ब्लॉक नीचे आएगा या रुका रहेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक नीचे आएगा या रुका रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, देखो थोड़ा सा इसको फील करो कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कॉपी है, कॉपी आप सामने रखो और उस कॉपी पर पेन का कैप या कुछ भी है उसको ऐसे रख दो, ठीक है। जैसे मान लो पेन का कैप हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। ये जो पेन का कैप है कितना नीचे वेट होगा इसका, mg के बराबर। क्या चल रहा, रुका हुआ है। हम देखो इसको क्या करें, हल्का सा उठाते, देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस सरफेस से हम इसको उठा रहे हैं ऐसे, क्या ये गिर रहा, अभी एंगल हमने उठा दिया, ये देखो ऐसे रखा था, हम ये सरफेस उठा रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं थोड़ा सरफेस को, बट ये नीचे नहीं आ रहा, बट ये नीचे नहीं आएगा, ये गलत बात है। नीचे तो कभी न कभी इसको आना ही पड़ेगा, नीचे कभी न कभी इसको आना ही पड़ेगा। तो हम ऐसे एंगल उठाते गए, एक ऐसा एंगल ज़रूर मिला जहाँ पर जस्ट ये नीचे आने वाला है, ठीक है। अभी देखो अभी भी नहीं आ रहा, अभी आजा भाई, आजा 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 आजा,
हाँ देखो ये नीचे आ गया। समझ रहे बात को कि एंगल तुमने हॉरिजॉन्टल से ऐसे रखा तब जाके ब्लॉक जस्ट नीचे आया। ये जो एंगल है क्या है डिसाइड पहले से, नेचर ऑफ सरफेस कैसा है उस पर ही डिसाइड हो चुका है। ये जो एंगल है ये फिक्स हो चुका है। इस एंगल के पहले सुनना, इस एंगल के पहले जितने भी एंगल थे उन सभी एंगल पर मार्कर का जो कैप था वो नीचे नहीं आया, बॉडी नीचे नहीं आई। इस एंगल के पहले जैसे मान लो थीटा हमने मान लिया 60 डिग्री, 60 डिग्री वो एंगल जहाँ पर जस्ट बॉडी सरफेस से नीचे आने वाली है, जस्ट नीचे। तो ये तुमसे कहें कि 45 पर बॉडी क्या होगी, नीचे नहीं आएगी। आफ्टर 60 डिग्री हर एंगल पर बॉडी नीचे आ जाएगी, बट बिफोर 60 डिग्री कोई भी एंगल पर बॉडी नीचे नहीं आएगी। समझ में आ रही? अब जिस पर्टिकुलर एंगल पर बॉडी जस्ट आना स्टार्ट कर रही है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जिस पर्टिकुलर एंगल पर बॉडी जस्ट नीचे आना शुरू की है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज की डिफिनीशन देखो, हालांकि डिफिनीशन तुमको लिखना नहीं है, बट मान लो कोई बच्चा 11th की तैयारी करने बैठा फाउंडेशन की, उसको लिखना एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो आप ऐसे लिखना इट इज़ दैट एंगल। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होगा इट इज़ दैट एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट विच बॉडी जस्ट स्लाइड्स डाउन। इट इज़ दैट एंगल एट विच बॉडी जस्ट स्लाइड डाउन। ये वो एंगल होता है जहाँ पर बॉडी जस्ट नीचे आने की कोशिश करना शुरू कर दी, अभी आई नहीं बट वो जस्ट नीचे आने वाली है। ठीक है, तो तुम ये बताओ कि एंगल ऑफ रिपोज का कैलकुलेशन कैसे होगा। हमको एक बात पता है कि जब हम इस बॉडी को नीचे एंगल को उठा रहे हैं तो एंगल उठाते समय बताओ mg, पहली बात तो इसका नीचे लग रहा होगा ऐसे, इस mg का एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा इधर, mg साइन थीटा। ठीक है, तुम ये बताओ अगर बॉडी नीचे आने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कितना होगा, म्यू इंटू एन के बराबर होगा। और एन तुम पहले जानते हो, एन का कैलकुलेशन हम बार बार कर रहे हैं। जिन बच्चों को नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना नहीं आता सबसे पहले जाकर नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना सीखें। ये mg है, ये थीटा हो जाएगा, इस mg का कंपोनेंट क्या बन गया, mg cos थीटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, तुम बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना बन जाएगा, म्यू इंटू एन, एन बराबर क्या बन गया, mg cos थीटा। तो हम ये जानते हैं कि बॉडी जस्ट नीचे आना चाहती है, मतलब नीचे लाने वाला फोर्स और रोकने वाला फोर्स जस्ट आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर बॉडी नीचे आने की टेंडेंसी पर आ चुकी है मतलब mg साइन थीटा जस्ट इक्वल किसके हो गया होगा, mg cos थीटा के। तो तुम क्या लिखोगे, ब्लॉक जस्ट स्लाइड्स डाउन ओवर द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, जस्ट स्लाइड डाउन का मतलब है कि जो mg साइन थीटा होगा कहीं ना कहीं वो जस्ट इक्वल टू किसके होगा, म्यू mg cos थीटा के, म्यू mg cos थीटा। mg खत्म कर लो। ठीक है, तो आप देखो साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर किसके मिल रहा, बोलो म्यू के। साइन थीटा बाई cos थीटा क्या बनता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या मिला, बोलो तुमको म्यू। अच्छा, इससे पहले तुमने देखा, क्या देखा, तुमने देखा कि जो टेन अल्फा था वो भी म्यू के बराबर था, बट वो अल्फा अलग है, ये थीटा अलग है। अल्फा जो था उसको हमने कहा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और जो थीटा है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये जो थीटा यहाँ पर निकल के आ रहा है इसको क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। प्रपोज नहीं कह रहे भाई, एंगल ऑफ रिपोज है ना, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज का जो होता है ना, इसकी डिफिनेशन भी आप लिख सकते हो। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब इट इज़ दैट एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट विच बॉडी जस्ट स्लाइड डाउन। इट इज़ दैट एंगल
with horizontal surface at which body just slide down over the wedge। ठीक है, ये म्यू बराबर क्या है, टेन थीटा। अब तुम समझना, अब यहाँ पर हमेशा दो पॉसिबिलिटी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी वो इफ हो, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज को मान लेते हैं थीटा नॉट, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज को हमने मान लिया पर्टिकुलर थीटा नॉट, ठीक है। ये एक फिक्स एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स है। ये एक बार नेचर डिसाइड होने पर सरफेस का थीटा नॉट डिसाइड हो जाएगा। अब जैसे मान लो कल की डेट में हमारे पास थीटा का वैल्यू थीटा नॉट से कम है, मतलब जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है। और हमें आपको पहले बता चुके हैं कि अब देखो, जैसे इस एंगल से बॉडी सरफेस को हम ऊपर उठाएं, ये मान लो पर्टिकुलर थीटा 45 है या पर्टिकुलर थीटा हमारे पास 60 से आप जैसे ऊपर जाओगे एम जी साइन थीटा बढ़ेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा घटेगा, ठीक है। तो इसको फाइनली कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा ये, तो ब्लॉक नीचे आएगा। बट इससे पहले इस एंगल ऑफ रिपोज के पहले जितने भी एंगल होंगे उन सभी एंगल पर बॉडी गारंटीड किस में होगी, एट रेस्ट होगी, ठीक है। तो ये बात तुम याद रखना, यहाँ पे रखना माइंड में कि अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है, बॉडी क्या होगी, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख लो विल रिमेन एट रेस्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इफ थीटा मोर देन थीटा नॉट, अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है तो आप कुछ भी कर लो, बॉडी नीचे आने से रोक नहीं पाओगे। तो यहाँ पे लिखोगे बॉडी विल मूव। बस इतनी बात तुम याद रखना। एंगल ऑफ रिपोज हमने पढ़ा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, वो सारी बातें हमने ग्राफ की बातें की, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इसको आप डिफाइन कर लेना, लिख लेना, इट इज़ दैट एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट विच ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन ओवर द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, टेन थीटा नॉट बराबर म्यू होता है। म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू एक बार डिसाइड होता है, बार बार डिसाइड नहीं होता है। तो एक बार हमने सरफेस चूज किया मतलब म्यू डिसाइड हो गया। म्यू डिसाइड होने का मतलब कि उस सरफेस का एंगल ऑफ रिपोज कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। नोट कर लिया। चलिए इस पर एक छोटा सा चुटकुला करवा देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ फिगर है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये वाला सरफेस ऊपर वाला जो है इसको मैं से मूव करवाएं, मतलब थीटा बढ़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऑन इंक्रीज इन थीटा, ऑन इंक्रीज इन थीटा what will be effect on force exerted by surface, ठीक है। यहाँ पे सरफेस लिखा है, बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बात तुमको हम पहले बता चुके हैं कि जैसे मान लो ये सरफेस था, इसको मैं ऐसे उठाएं तो हर एक एंगल पर बॉडी सरफेस नहीं छोड़ती, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ही बॉडी सरफेस छोड़ती है। तो तुम्हारे पास समय है, आप इसको एक बार घर में कोशिश करना, ठीक है। हम आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे आंसर ये देते हैं कि थीटा बढ़ाने पर सरफेस का बॉडी पर फोर्स बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है, बढ़ता ही रहेगा। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज करता रहेगा, तीसरा ऑप्शन डिक्रीज करता रहेगा, चौथा ऑप्शन
इंक्रीज करेगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन और लिख लेते हैं 5वां, पहले कांस्टेंट होगा फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, एक ऑप्शन और लिख लेते हैं, पहले कांस्टेंट होगा फिर ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करना, एक बेहतरीन न्यूमेरिकल है जो आपने भी सीखा था, उसका एक बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चौहान सर का नाम उठे। थैंक यू।